सेल का लेक्चर नंबर 10 पढ़ने जा रहे हैं और आज हमारे सेल का टॉपिक जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ फिनिश हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियस सभी लोगों को पता है क्या होता है। ब्रेन ऑफ द सेल इसको कह सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें क्या कहाँ से गवर्न होती हैं, हमारी न्यूक्लियस से ही गवर्न होती कि नहीं होती हैं। भाई डीएनए जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है। तो अगर हम आपका डीएनए नहीं रख मतलब मान लीजिए कि जेनेटिक मटेरियल ना हो तो क्या वो सेल लाइव हो सकती है? हो सकती है? बताइए। हो सकती है वो सेल लाइव नहीं होगी। तो लाइव नहीं होगी तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कह सकते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस को किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। ठीक है, हेट्रोक्रोमैटिन क्या होता है, यूक्रोमैटिन क्या होता है, याद होगा आप लोगों को, किसी को बताया था मैंने। वेरी गुड। डेंसली पैक्ड डीएनए को हम हेट्रोक्रोमैटिन रीजन बोलते हैं, लूजली पैक्ड डीएनए को हम यूक्रोमैटिन रीजन बोलते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियस वॉज स्टेन्ड बाय द बेसिक डाई। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि न्यूक्लियस को किस डाई से स्टेन किया जा सकता है? हम कर सकते हैं बेसिक डाई से। एंड वॉज गिवन द नेम एज क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। क्रोमैटिन नेम किसके द्वारा दिया गया? फ्लेमिंग के द्वारा। The interphase nucleus of a cell when it is not dividing has highly extended and elaborate nucleoprotein fiber called chromatin. Very 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 important point। कैसे? इसमें ये कह रहा है जो हमारी सेल साइकिल होती है वो टोटल कितनी फेजेस में होती है? 5 फेजेस में होती है। इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, तो इंटरफेज में जब हमारी सेल होती है तो वो क्या होती है? नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होती है। ठीक, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो इंटरफेज सेल का न्यूक्लियस होता है उस टाइम पे सेल डिवाइड नहीं कर रही होती है और उसके पास हाईली एक्सटेंडेड और एलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि क्रोमैटिन डीएनए प्लस प्रोटीन के मिलकर बने होते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन इसमें एडेड है। क्लियर है इतनी बात? देखिए ये वाला डायग्राम कितना अच्छा है। यहाँ से क्रोमैटिन गिरेगे पूरे में ऐसे पाया जा रहा है, इस तरीके से पाया जा रहा है। अरे भाई दिख नहीं रहा है? ब्लू 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 ब्लू। यहाँ से निकाला, अब देखिए यहाँ से डीएनए ऐसे दिखना, और ये जो बीच बीच में ये क्या है? हमारा न्यूक्लियोसोम। कितने हिस्टोन होते हैं प्रोटीन इसमें? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए इसमें। पहले बस ये तो पता ही है, ये तो नोट डाउन करने की ज़रूरत है नहीं। अब नोट डाउन करना है तो कर लो। बस यहाँ से मैं जो जो लिख रही हूँ वो भी नोट डाउन करिएगा साथ में। ठीक है, न्यूक्लियस सबसे पहले लिखिएगा यहाँ पे, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। फिर न्यूक्लियस स्टेन विद
बेसिक डाई, बेसिक डाई। क्रोमैटिन नेम वॉज गिवन बाय, क्रोमैटिन नेम ऐसे तुम लोग आगे करके फ्लेमिंग लिख लेना, फ्लेमिंग साइंटिस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद इसको एज इट इज लिख लो, ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। बेटा रिवीजन बहुत तेज़ी से करना स्टार्ट कर दो, ठीक है, क्योंकि बहुत स्पीड में हम चलेंगे तो तुम लोग को भी स्पीड में हमारे साथ चलना है। हो गया? क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है? हो गया? हो गया? फ्रॉम वीडियो अंडरस्टूड कर लो अभी ये बात, जब मैं आगे स्लाइड बढ़ा दूँ। द इंटरफेस न्यूक्लियस हैविंग न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्फेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई, और सिंगुलर वाले को हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस बोलेंगे, ठीक है। The nuclear envelope consists of two parallel membrane with a space between called the perinuclear space. यहाँ पे देखें, सबसे पहली बात क्या बताया मैंने ये बताया कि जो क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कैसा होता है हमारा? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है तो जाहिर सी बात है उसके बीच में जो स्पेस होगी उसको हम क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलेंगे। और उसके बीच बीच में क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स होते हैं। न्यूक्लियर पोर्स क्यों होते हैं? mRNA और प्रोटीन के इनसाइड और आउटसाइड एक्सचेंज के लिए होते हैं। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है इतनी बात? यहाँ से देखिए, ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पास से दिखाया गया है। ये यहाँ पे एक मेम्ब्रेन अंदर साइड में दिख रही है, इस तरीके से दिख रही है, बाहर साइड में भी दिख रही है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। बीच वाली स्पेस, ये जो बीच की स्पेस है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ये जो बीच बीच में है ये क्या है? हमारे न्यूक्लियर पोर है, जिनसे क्या होगा? मटेरियल जो है इनसाइड और आउटसाइड न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के बीच में आएंगे। इतनी बात क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ से ये लिखिए, इंटरफेज न्यूक्लियस हैविंग न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड, बस ये इंटरफेज न्यूक्लियस यहाँ पे ऐसे लिखेगा, इंटरफेज न्यूक्लियस न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड मैनी एंड वन न्यूक्लियोलाई होता है इसके पास, ठीक है। जिसको अगर वो सिंगल है तो हम उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलाई को न्यूक्लियोलस। तो इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग, सिंगल है इसी तरीके से ब्रैकेट में न्यूक्लियोलस बोलेंगे। और दिस पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पे ऐसे लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इस तरीके से यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप लोग मत लिखिएगा, ठीक है, आप लोग पूरा लिखिएगा। ENV इज एनवेलप। समझ में आ रहा है विकास? इधर देखो सामने, ठीक है। टू पैरेलल मेम्ब्रेन की जगह लिख सकते हो
टू पैरेलल मेम्ब्रेन लिख लो या फिर डबल मेम्ब्रेन, जो भी लिखना चाहते हो स्लैश करके। टू पैरेलल मेम्ब्रेन विद क्या, स्पेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, डैश करके ये लिख लीजिएगा, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्लियर है इतनी बात? विकास क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। बहुत ज़्यादा हो गया? नो मैम। अनीता बेटा क्लियर हो रही हैं चीजें? टाइप इन द चैट बॉक्स। क्लियर यहाँ तक? द टर्म क्रोमैटिन वॉज कॉइन्ड बाई फ्लेमिंग, ये लिख चुके हो तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट है। पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। इस बात का मतलब समझ में आ रहा है? कितने लोगों को समझ में आ रहा है ये बात? क्या कह रहा है? वेरी गुड। मतलब इसमें सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात ये है, इस तरीके से है, ठीक है। बीच में ये न्यूक्लियर पोर्स भी बने हुए हैं, ठीक है। ये जो स्पेस है इसको हम बोल रहे हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, ठीक। ये कह रहा है कि ये एक बैरियर की तरह काम करती है कि इनसाइड मतलब यहाँ पे जो मटेरियल अंदर आना है और यहाँ से जो मटेरियल बाहर जाना है, जो भी सब्सटेंसेस बाहर जाने हैं, उनके लिए ये एक बैरियर मतलब विरोध की तरह काम करते हैं। इतनी बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? जिस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी किसकी तरह काम कर रही थी, बैरियर की तरह काम कर रही थी कि क्या चीज़ सेल के अंदर आएगी और क्या चीज़ सेल के अंदर नहीं आएगी। समझ में आ रहा है सेल? तो उसी तरीके से पेरीन्यूक्लियर स्पेस का भी सेम वर्क है। क्लियर यहाँ तक? द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस रिमेन्स कंटिन्यूअस विद RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लीजिए नीट में क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बना के आ जाए, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस इज कंटिन्यूअस विद द ऑप्शन RER, SER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम। आपके सामने लिखा हुआ है, उस टाइम कंफ्यूज करोगे, ठीक है। तो बात समझ में आई? क्वेश्चन ऐसे एक एक लाइन पे क्वेश्चन कैसे बनेगा। हो गया बेटा? Question: The biosynthesis of ribosomal RNA occurs in फर्स्ट ऑप्शन। एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बताइए इसका आंसर। The biosynthesis of ribosomal RNA occurs in A. Nucleolus, B. Ribosome, C. Golgi apparatus, D. Microbodies।
बताइए। समझिए, असाइनमेंट मिलेगा, लिखिए। रिवीजन नहीं हो रहा है? अच्छा, गोल्जी एपरेटस तो कैसे भी नहीं हो सकता। राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस कहाँ पर होती है, कौन से ऑर्गेनल्स में होती है? चलिए क्वेश्चन यहाँ पे पहले देखिए, फिर असाइनमेंट देंगे तो समझ में आएगा। अभी असाइनमेंट नहीं मिल रहा है ना। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस रिमेन्स कंटिन्यूस विद द RER। हो गया ना, नोट डाउन हो गया। पेरीन्यूक्लियर स्पेस, द न्यू, वही सेम चीज़, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि न्यूक्लियर एनवेलप कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन विद द स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर। ये याद रखिएगा। मान लीजिए क्वेश्चन इस पर भी बनी जाए कि कितने की स्पेस होती है, तो 10 to 50 नैनोमीटर, ठीक है। द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 मेम्ब्रेन्स। इसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर पोर कहेंगे, ठीक है। ये देखें, और ये डायग्राम आप अपने डायग्राम्स बनाए, एक ने बनाया केवल, 2 लोगों ने, ठीक है। अभी देखते हैं, ये लाइन नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियर इनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। इसको ऐसे लिखिए, न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्टेड बाय minute pores, that is nuclear pores। इसके आगे एक न्यूक्लियर पोर ऐसे हेडिंग डालिएगा और उसके अंदर लिखिएगा, ठीक है। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ RNA एंड प्रोटीन इन, मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर रही हूँ, आप लोग यहाँ से नोट डाउन करिएगा। इन बोथ डायरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। क्लियर? देखो यहाँ पे वही चीज़ बताई गई जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं। अब इस चीज़ का मतलब तुम लोग अगर ऐसे समझ सकते हो कि RNA एंड प्रोटीन, तो DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये हम यूकैरियोट सेल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यूकैरियोट सेल में DNA से RNA कहाँ बनता है? यूकैरियोट्स में कहाँ बनता है DNA से RNA? बताओ बेटा। देख लो थोड़ा सा ये चीज़, देखो यहाँ पे स्लाइड भरी हुई, आगे बताएंगे, आगे बताते हैं। अभी नॉर्मली यहाँ पे लिखिए, देयर इज ओनली 1 न्यूक्लियस। नॉर्मली क्या होता है? 1 न्यूक्लियस पर सेल होता है, ठीक है। तो ये लिखेंगे 1 न्यूक्लियस पर सेल, ऐसे डॉट बना के, ठीक है। द न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म। अच्छा, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके कोई बता सकता है व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? देखो मैंने क्या बताया, मैंने अपनी क्लास में बार बार बताया कि बायोलॉजी में आधे टर्म्स का अगर आप थोड़ा सा देख लोगे ध्यान से, तो आपको पढ़ने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
जैसे साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर जो मैट्रिक्स पाया जा रहा था पूरे में फैला हुआ, उसको हम क्या कह रहे थे, साइटोप्लाज्म। प्लाज्म प्लाज्म वर्ड कॉमन हुआ कि नहीं हुआ? न्यूक्लियोप्लाज्म मतलब क्या, कि न्यूक्लियस के अंदर जो मैट्रिक्स पाया जा रहा होगा दैट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर? इसमें कभी भूलने का कोई चांस है? तो न्यूक्लियोलाई स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज अ साइट फॉर राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। अभी वो क्वेश्चन मैंने पता है आप लोग से क्यों पूछा था, इस वजह से पूछा था, और इसको मैंने इससे पहले क्लास में बताया, लेकिन आप लोग ने मेरी क्लास में जब मैं कोई चीज़ पूछती हूँ तो ऐसे ही ले लेते हो ना कि मैम तो ऐसे ही बोल रही हूँ, नोट डाउन नहीं करते हो, और बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बोलती हूँ कि मैं आगे पूछूंगी। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे बन के आएगा कि राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, जैसे अभी मैंने पूछा ही था, कहाँ पे होती है? गोल्जी बॉडी तो हो ही नहीं सकता, गोल्जी बॉडी कैसे सोच लिया? राइबोसोमल आरएनए, मैंने सोचा ज़्यादा से ज़्यादा कंफ्यूज करोगे तो राइबोसोम पे जाओगे। सोचो उसमें ऑप्शंस कैसे बना के दिए हैं, राइबोसोम भी दिया है, न्यूक्लियोलस भी दिया है। अगर आपको न्यूक्लियोलस एकदम स्पेसिफिकली नहीं पता होगा तो आप राइबोसोम मार के चले आओगे, क्योंकि राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन में क्या दे दिया है, राइबोसोम्स दे दिया है, और ऑप्शन में अगर आपको न्यूक्लियोलस नहीं पता है तो आप क्या मार के आओगे, राइबोसोम मार सकते हो, क्योंकि वहाँ पे लगेगा ना कि राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम्स। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि न्यूक्लियोलस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। क्लियर है? अब वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी ऐसी सेल होती है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है? एराइथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। सीव ट्यूब्स ऑफ वस्कुलर प्लांट्स के पास भी न्यूक्लियस नहीं होता है। तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और किसी और पेन से नोट डाउन करिएगा। हो गया? डन? मैंने 2 सेल्स बनाई हैं। इसमें मेरे को ये बताओ, इसमें प्रोकैरियोट सेल कौन सी है, यूकैरियोट सेल कौन सी हो सकती है? कौन सी हो सकती? नहीं, यही है, ये प्रोकैरियोट सेल है, ये यूकैरियोट सेल है। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि भी मैं थोड़ी देर पहले क्या क्वेश्चन पूछ रही थी कि आरएनए कहाँ बनता होगा, यूकैरियोट सेल में। ठीक है, तो हमारा जो डीएनए होता है वो नेकेड होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही थी, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, सब कहाँ पे बन रहा होता है, साइटोप्लाज्म में बन रहा होता है। जबकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे डीएनए से आरएनए, ये प्रोसेस होती है हमारी न्यूक्लियस के अंदर। और जो मैंने बताया यहाँ पे, मैं इसको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया न्यूक्लियर पोर्स होते हैं ना, तो यहाँ पे आरएनए प्रोटीन जो बता रहे हैं ना कि अंदर बाहर जा रही है, अंदर बाहर जा रही, तो वो काम कौन कराता है, हमारा न्यूक्लियर पोर कराता है। और प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे कहाँ पे होती है, साइटोप्लाज्म में होती है, यूकैरियोट्स में। क्लियर? क्लियर है ये बात? ये वैसे आप लोग 12th में पढ़ोगे,
लेकिन ये बात याद रखना जब मैं वहाँ पे पूछूंगी तो। What is nuclear pore? Very important. Note down it. The nuclear envelope is interrupted by minute pores formed by the fusion of its two membranes. Note down नहीं करा? हो गया? खुशी बेटा क्लियर हो रहा है? टाइप इन द चैट बॉक्स। अनीता टाइप इन द चैट बॉक्स। क्लियर है चीज़ें कि नहीं क्लियर है? ये आरबीसी, ये हमारी मैच्योर सीड ट्यूब सेल्स, ठीक है, जिनके पास न्यूक्लियस नहीं है, ये एक्सेप्शंस हैं। Larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis, but during different stages of cell division, cell shows structured chromosomes in place of nucleus. मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि larger और more numerous nucleoli present होते हैं कहाँ पे? जो cells जो है बहुत ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस करा रही होंगी, ठीक है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्जर और ज़्यादा न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होंगे। क्यों प्रेजेंट होंगे? क्वेश्चन वुड बी अराइज, वाई मैम ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि न्यूक्लियोलाई क्या बना रहे थे हमारे? राइबोसोमल आरएनए भी बना रहे थे, ठीक है। तो आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए कौन कौन से आरएनए रिस्पॉन्सिबल होते? मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि जहाँ पर ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिवली हो रही होगी वहाँ पर लार्जेस्ट नंबर में हमारे न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होते हैं। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीज़न, सेल क्या शो करती है? स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम। मतलब पहले क्या था? क्रोमैटिन था, फिर वो कॉम्पैक्ट होते 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 मेटाफेज स्टेज तक क्या बन जाएगा? हमारा क्रोमोसोम बन जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? इस तरीके से क्रोमैटिन के पास देखिए क्या क्या होता है? डीएनए, आरएनए, बेसिक प्रोटीन्स एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। नोट डाउन कर लीजिए इसे, वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिक प्रोटीन्स, अब जैसे क्वेश्चन में ऐसे पूछेगा कि हिस्टोन प्रोटीन्स आर, ऑप्शन बनाया एसिडिक प्रोटीन, बेसिक प्रोटीन, फिर थर्ड ऑप्शन बनाया, एक मिनट में क्वेश्चन यहीं से पूछ लो, नेक्स्ट आगे चल के पूछूंगी। स्टोन प्रोटीन्स नेचर, एसिडिक, बेसिक, क्वेश्चन कैसे बनेगा समझ में आया? यहाँ से इसी स्लाइड से मैंने एक पॉइंट से एक ऐसा क्वेश्चन बनाया। तो अगर तुम्हें पता होगा कि ये क्या होती है? बेसिक होती है नेचर, ठीक है, तो आप वहाँ पे क्वेश्चन का आंसर सही कर लोगे। क्लियर है? ये देखिए हिस्टोन प्रोटीन्स,
व्हाट इज दिस? फर्स्टली टेल मी। डीएनए टू एमआरएनए, एमआरएनए टू प्रोटीन, ये होता क्या है? सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ सुना है कभी? सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ में क्या होता है? डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और इस पूरी प्रोसेस को हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ में कहते हैं, सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ कहते हैं। और दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम, राइट? यहाँ पे देखिए, ये हमारी क्या है? स्टोन प्रोटीन्स। इस तरीके से ये किसके साथ लगी होती है? हमारी डीएनए के साथ। और इसमें मैंने बहुत पहले आपकी क्लास में बताया था, दो बार तो बता चुकी हूँ कि इसमें कौन से अमाइनो एसिड्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। 2 अमाइनो एसिड्स बताए थे जो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं इसमें। आर्जिनिन और लाइसिन, ठीक है, याद रखिए, ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है। आर्जिनिन और लाइसिन। टोटल कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? हाँ, 22। 20 में कितने अमाइनो एसिड याद हैं? चलो कल बाद बताएंगे। KDEL, इस तरीके से आजकल हम लोग अमाइनो एसिड को डिनोट कर देते हैं, ठीक है। K फॉर लाइसिन होता है। पहले तो 3 लेटर से करते हैं। ये सारे क्या है? आपके अमाइनो एसिड हैं। एस्पार्टेट, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टेट होता है अमाइनो एसिड। ग्लूटामेट, अमाइनो एसिड। ल्यूसिन, अमाइनो एसिड। इस तरीके से 20 अमाइनो एसिड होते हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। अभी 2 और इंट्रोड्यूस हो चुके हैं जिनका नाम है सेलेनोसिस्टीन और पाइरोलाइसिन, ठीक है। ये तो पता ही है सबको कि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है और आरएनए में राइबोस शुगर होती है, वेल नोन है। कोई ऐसा है जिसको नहीं पता है? डीएनए में डीएनए क्या है और आरएनए क्या है? आप लोग मुझे बताओगे अब। डीएनए क्या है, आरएनए क्या है? न्यूक्लियस पढ़ रहे हो ना, तो अब न्यूक्लियस के बारे में बता दीजिए। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए, क्रोमैटिन, उसके बारे में बात होगी, ठीक है। तो डीएनए क्या है, आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए हमारा यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। तो डीएनए में जो शुगर पाई जाएगी उसको हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोस शुगर। और जो आरएनए में शुगर पाई जाती है उसको हम कौन सी शुगर कहेंगे? राइबोस शुगर। इतना क्लियर है? A single human cell has approximately 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए होता है हमारे पास, ठीक है। सेल कितनी सी होगी? इतनी सी दूर में कितनी सेल्स होंगी, है ना। तो अब 2 मीटर का लॉन्ग डीएनए हमको उसमें फिट करना है। सेल का साइज छोटा, डीएनए का साइज बड़ा। ये जो कॉम्पैक्शन हम कर रहे हैं, जो प्रोटीन से हम कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, स्टोन प्रोटीन से क्यों कर रहे हैं? ताकि वो जो सेल है, सेल में हमारा डीएनए फिट हो जाए, ठीक। मान लो हम ये कहें कि इतना लंबा तार है जो यहाँ से लेके वहाँ तक फैला हो। अब उसको तुम्हें इस बैग में डालना है, यहाँ से लेके वो तार वहाँ जीने के नीचे तक फैला हो। कैसे फिट करोगी? इतना उसको कॉयल करोगी, इतना कॉयल करोगी, इतना कॉयल करोगी, इतना कॉयल करोगी। कॉयल करने के बाद ही तो वो इसमें फिट होगा। पूरा कॉइलिंग होनी चाहिए ना। वैसे डीएनए का काम है। तो वो जो हिस्टोन प्रोटीन से कॉम्पैक्शन हम करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं? ताकि हम अपनी सेल में उस बड़े से डीएनए को फिट कर लें। समझ में आ गया कि कॉम्पैक्शन हो क्यों रहा है, क्यों न्यूक्लियोसोम्स बन रहे जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, कैसे वो जो है हमारा जो क्रोमैटिन था वो पूरा क्रोमोसोम बना। क्लियर है ये बात? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग इट्स 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर्स। पता ही होगा सबको, पता है कि नहीं पता है? हम लोग के पास 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, ये तो पता है। अब
ऐसे मत देखोगे ये नहीं पता है। एवरी क्रोमोसोम हैज अ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं हम, सेंट्रोमियर। ये नोट डाउन करिएगा, दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अभी नहीं बाद में, ठीक है। यहाँ से समझ लीजिए ये क्या है हमारी दोनों, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए जो बीच का पार्ट है इसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं, या तो हम इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी, क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। इसको डायग्राम को बना लीजिएगा। On the centromere, disc-shaped structure are present, which are called as kinetochore. ये क्या है हमारा, ये जो येलो येलो कलर का इस तरीके से दिख रहा है, ये हमारा काइनेटोकोर होता है। ये डायग्राम भी बनाएंगे आप लोग, और इस तरीके से जैसे बॉक्स में बना होता है उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है। सेंट्रोमियर रीजन ऑफ क्रोमोसोम पे ये काइनेटोकोर साइड में डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर में पाया जाता है। क्लियर है इतनी बात। विकास नोट्स देखेंगे आज। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर, अब सेंट्रोमियर, इस पर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है नीट में। बेस्ड ऑन द पोजिशन ऑफ सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। मतलब कि ये सेंट्रोमियर कहाँ प्रेजेंट हैं, जो सेंट्रोमियर था ना ये इस तरीके से, ये कहाँ प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे इसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। समझ में आया कि नहीं। जैसे कहीं पे ये इस तरीके से प्रेजेंट होगा, कहीं पे ये इस तरीके से प्रेजेंट होगा। इस बेसिस पे इसको 4 टाइप्स में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर। ये बात कितने लोगों को नहीं समझ में आ रही, वो मुझसे मुखातिब हो। क्या नहीं समझ में आ रहा है वो बताएं हमें कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स के पास मिडिल में सेंट्रोमियर होता है। नहीं समझ में आई। देखो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। और सबसे पहले देखा था जो सबसे मिडिल में पाया जा रहा है, थोड़ा सा ऐसे कोरिलेट कि मिडिल में पाया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज मिडिल सेंट्रोमियर, मतलब जहाँ पे दोनों आर्म्स क्या होंगी, एकदम इक्वल हो। ये जो आर्म्स हैं दोनों क्या हो, एकदम इक्वल हो, ठीक है। और ये जो है सेंट्रोमियर हमारा एकदम बीच में प्रेजेंट हो। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्लियर बेटा, क्लियर कि नहीं। सेल सेल क्लियर, सविता क्लियर, क्लियर। नुमान, तुम्हारा नाम क्या था बेटा, कहाँ थे अभी तक नहीं आ रहे थे तुम। हाँ देखो ये दिख रहा है ना, मैंने तो इतना अच्छा नहीं बनाया, ये इसमें तो साफ साफ दिख रहा होगा, ठीक है। दोनों आर्म्स क्या है यहाँ पे, इक्वल है कि नहीं है, एकदम, ठीक है। द सब मेटासेंट्रिक की बात कही जा रही कि सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कैसा होगा। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है सेंट्रोमियर नियरर टू वन एंड, नियरर टू वन एंड। इसको ऐसे ही नोट डाउन करेंगे आप लोग कि सब मेटा, जैसे सब मेटासेंट्रिक, tomorrow I will see the notes of all of you, complete notes of cell. सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स, सेंट्रोमियर कहाँ पे प्रेजेंट है, सेंट्रोमियर नियरर टू वन एंड। क्यों नुमान, क्लियर है, वन एंड ऑफ क्रोमोसोम। इसकी वजह से क्या होता है, वन शॉर्ट आर्म हो गई, और ये डायग्राम भी बगल में बनेगा, ठीक है। डायग्राम विद डायग्राम, कल आपके सारे नोट्स होने चाहिए, ये आज आप लोगों का काम है।
ये क्या हो गई, शॉर्ट आर्म। ये क्या हो गई हमारी, लॉन्गर आर्म। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन? क्लियर विकास, कोई कंफ्यूजन? अंकित देखिए यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होता है, क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, सबसे ही ज़्यादा एंड पे आ गया, ठीक है। देन फॉर्मिंग वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक्सट्रीमली शॉर्ट मतलब एक बहुत ज़्यादा छोटा और एक बहुत ज़्यादा लंबा। वहाँ पे तो शॉर्ट और लंबा बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक बहुत छोटा बन गया इस तरीके से और एक क्या हुआ हमारा, बहुत लंबा बन गया। क्लियर है ये बात, क्लियर क्लियर हर्षित? इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स। मैं शॉर्ट में लिखूंगी, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखेंगे, ठीक है, जब भी लिखेंगे तब। सेंट्रोमियर सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड, ठीक है। फॉर्म एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म। क्लियर? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, ऊपर गायब ही हो गया। ठीक है, तो इसका डायग्राम आप लोग बना लेंगे, ठीक। सम क्रोमोसोम्स हैव अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ ऐसे भी क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके पास क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ऐसे स्टार बना के दूसरे पेन से नोट डाउन करेगा। सम क्रोमोसोम हैव नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called satellite. इसको हम सैटेलाइट भी बोलते हैं। क्रोमैटिन appears as bead on string. इस डायग्राम को आप बनाएंगे और लिखेंगे इसके आगे ऐसे, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम, some chromosomes have non-staining secondary constriction, secondary constriction a small fragment at constant location, constant location, क्या बोलेंगे इसको नोमान, हाँ, सैटेलाइट, ये तो याद रहेगा। और कुछ प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन क्या था, भूल गए? प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन क्या था, क्या था प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन सैटेलाइट है, ठीक। ये कुछ क्रोमोसोम्स के पास प्रेजेंट होता है। क्रोमैटिन कैसा दिखता है, बीड ऑन स्ट्रिंग मॉडल जैसा दिखता है। बीड्स किसको कहते हैं हम, न्यूक्लियोसोम्स को कहते हैं, ठीक है। बीड्स देखा है, बीड्स। अब देखिए टिपिकल न्यूक्लियोसोम्स की बात शुरू हुई यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियोसोम्स कंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के प्रोस्पेक्टिव से डायरेक्टली पूछता है कि एक न्यूक्लियोसोम के पास कितने बेस पेयर ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स रैप्ड होते हैं अराउंड द कोर ऑफ हिस्टोन ऑप्टामर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के नोट डाउन करिएगा। हैविंग 2 कॉपीज, इसको पूरा एज इट इज, हैविंग 2 कॉपीज ऑफ
ईच ऑफ 4 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, H2A होती है, H2B होती है, H3 होती है, H4, और इनके कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कोर हिस्टोन। और टोटल कितने हो जाएंगे? 2 होंगे तो 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन विद 200 बेस पेयर्स ऑफ DNA, सिंगल न्यूक्लियोसोम में। क्लियर है ये बात? हिस्टोन प्रोटीन्स कौन सी है ये हमें याद रहनी चाहिए सोनू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। H2A होगी, H2B होगी, H3 होगी, H4 होगी। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट है ये देखिए, ये सिंगल न्यूक्लियोसोम का दिखाया हुआ है, ठीक है। H2A, H2B, H3, ये देखिए यहाँ से दिख रहा है ना, इस तरीके से देखिए 1 2, जस्ट अ मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, पीछे 8 दिख रहा है ना। तो इस तरीके से H2A के 2 मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, इसके 2 मॉलिक्यूल्स, टोटल 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन इज फाउंड इन इट, ठीक। और ये क्या है? इस पर इस तरीके से DNA रैप है। क्यों हो रहा है ये सब? वही जो मैंने बताया था ना कि पूरा तार इसमें लाने के लिए, तो पूरे इतने बड़े DNA को लाने के लिए बहुत सारे न्यूक्लियोसोम में ये जो है कॉम्पैक्ट होके क्या बनाता है हमारा, लास्ट में क्रोमोसोम बन के ये हमारे किस में पैक हो जाता है? पूरा सेल के अंदर, ठीक है। H1 हिस्टोन molecules lies outside the nucleosome core and seals the 2 turns of DNA by binding to the point where DNA enters and leaves the core. H1 ये बाहर पाई जाती है और वो सब क्या कर रही थी? साथ में बना रहे थे, ठीक है। द DNA दैट कंटिन्यूज बिटवीन 2 सक्सेसिव न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड, मतलब कि एक न्यूक्लियोसोम और दूसरे न्यूक्लियोसोम के बीच में जो DNA होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं? लिंकर DNA बोल रहे हैं, ठीक है। एसोसिएशन बिटवीन निगेटिवली, वेरी इंपॉर्टेंट, negatively charged DNA and positively charged histone allows a meaningful DNA packaging inside the nucleus. क्योंकि क्या, आप ये इसको स्टार बना के नोट करिएगा। एक बात बताइए कि अगर अट्रैक्शन होता है तो प्लस और माइनस के बीच में ही तो होगा, प्लस प्लस वाला होगा तो रिपेल करेगा। तो DNA के पास क्या है? निगेटिव चार्ज, हिस्टोन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। दोनों ने मिलके क्या बना लिया? कॉम्पैक्शन बना लिया। जब कॉम्पैक्शन कर लिया तो क्या हुआ? हमारी पैकेजिंग जो हो रही थी DNA की वो आसान हो गई विद इन द न्यूक्लियस। क्लियर है सविता बेटा? क्लियर है? इसको नोट डाउन करिएगा, बहुत यहाँ पे इसको बस इस तरीके से बहुत लंबा लिखा हुआ है, 1 मिनट। H1 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स लाइज, इसको बस H1 मॉलिक्यूल्स lies outside the nucleosome core and seals the 2 turns of DNA by binding them where DNA enters, बस इतना, ठीक है। और ये वाला पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये देखिए लिंकर DNA, ठीक। हिस्टोन H1 प्रोटीन, H1 वाली जो प्रोटीन थी हमारी, और ये क्या है? हमारी कोर हिस्टोन जो अंदर है, ठीक है। H2A, H2B, H3, H4, और ये क्या है? पूरा DNA जो रैप है। क्लियर है ये बात यहाँ से? और ये वाला डायग्राम भी बना लीजिएगा। The beadsworn string structure in chromatin is packaged to form chromatin fiber that are further coiled and condensed to form the chromosome. Very important. इसको as it is नोट डाउन करेंगे और इस डायग्राम को आप बनाएंगे क्योंकि ये आपके समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। DNA यहाँ से शुरू हो रहा है, दिख रहा है? यहाँ पे दिखाया गया है किस तरीके से बनना स्टार्ट होता है। हिस्टोन प्रोटीन इस तरीके से एक न्यूक्लियोसोम के साथ अटैच्ड होके आ रही, दिख रहा है? हर्षित दिख रहा है? सोनू दिख रहा है? यहाँ पे आया न्यूक्लियोसोम, ऐसे ही ऐसे करते करते इसने क्या बना लिया? क्रोमोसोम बना लिया।
अक्सर आगे चल के कन्फ्यूज़न होता है जब हम बहुत पढ़ चुके होते हैं, लेकिन अगर ये डायग्राम आपके दिमाग में हमेशा रहेगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। जैसे आगे जब आप मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 12th में जब आप पढ़ोगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, तो ये चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही काम आएंगी। क्लियर है इतनी बात? क्लियर? माइक्रो बॉडीज़ भी होती हैं, पैरोक्सीसोम्स या ग्लाइकोसोम्स कहते हैं, ग्लाइऑक्सीसोम्स कहते हैं इन्हें। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है सेल का आपके। माइक्रो बॉडीज़, पैरोक्सीसोम्स एंड ऑक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स आर ऑफन कॉल्ड माइक्रो बॉडीज़। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रो बॉडीज़। पैरोक्सीसोम्स एंड ग्लाइऑक्सीसोम्स क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। ठीक है, माइन्यूट ऑर्गेनेल्स जो कि कहाँ पाए जाते हैं? हमारे प्लांट सेल में। पैरोक्सीसोम्स आर इन्वॉल्व इन द कैटाबॉलिज्म। इनके फंक्शन क्या होते हैं? कैटाबॉलिज्म ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फोटो रेस्पिरेशन कराते हैं। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म में डिफरेंस किसको पता है? पता है? बताओ। हाँ, वेरी गुड, बहुत सही बताया। एनाबॉलिज्म मतलब जब किसी चीज़ की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, कैटाबॉलिज्म मतलब जब कोई चीज़ टूट रही है। ठीक है, जब कोई प्रोडक्ट टूट रहा है तो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है। जब एनाबॉलिज्म मतलब कोई चीज़ बन रही, कोई प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज़ एनाबॉलिज्म। इतनी बात क्लियर है? आसान शब्दों में इसको ऐसा समझिए। तो कैटाबॉलिज्म ऑफ लॉन्ग चेन मतलब कि यहाँ पे आप क्वेश्चन कैसे बनेगा? पैरोक्सीसोम के आपको फंक्शन दे दिए, अब यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से दे दिया। पैरोक्सीसोम्स इन्वॉल्व, मैं बता रही क्वेश्चन कैसे बनेगा। पैरोक्सीसोम इन्वॉल्व, कितने लोग नीट वाले हैं यहाँ पे? हाथ खड़ा करो, सब नीट वाले हैं ना? यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनेगा, पैरोक्सीसोम इन्वॉल्व इन द एनाबॉलिज्म ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। ठीक, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोसाइलेशन। समझ में आया क्वेश्चन कैसे बनेगा? तो ये मैंने क्या बोला? मैंने कैटाबॉलिज्म की जगह एनाबॉलिज्म बोल दिया, गलत हो गया। अब उसमें भी कॉम्बिनेशन बना के भी पूछेगा। अभी मैंने देखे थे क्वेश्चंस, उसमें कॉम्बिनेशन बना के पूछता है। जैसे देखो मैंने क्वेश्चन क्या बनाया, मैंने क्वेश्चन ये बनाया, पैरोक्सीसोम इन्वॉल्व इन फर्स्ट एनाबॉलिज्म, क्वेश्चन है ये मेरा, एनाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड, नुमान इधर देखो। सेकेंड, सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, फॉस्फोलिपिड। थर्ड, फोटोसिंथेसिस। फोर्थ, फोटोफॉस्फोराइलेशन। चार बड़े बड़े टर्म्स सुनने में आ रहे हैं ना यहाँ पे। तो अगर टू द पॉइंट आपको नहीं याद होगा तो समझ में आ रहा है क्या होगा वहाँ पे? जो चीज़ें यहाँ पे देखने में आसान लगेंगी वो क्या होगा वहाँ पे? टफ लगेंगी। और वो टफ कैसे नहीं लगेंगी? जब आप मल्टीपल रिवीजन डे बाय डे करेंगे। अभी ये देखने में बहुत आसान लग रहा होगा, अरे क्या है, माइक्रो बॉडीज़ है, पैरोक्सीसोम है, माइक्रो बॉडीज़ होती हैं, स्फेरिकल होती हैं, मेम्ब्रेन बाउंड। अब यही पूछ लिया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं, कॉम्बिनेशन बना के दे दिया। दिमाग में हमेशा होना चाहिए ना कौन से मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, कौन से मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते हैं। ठीक, फिर कि पैरोक्सीसोम क्या क्या करता है? फोटो रेस्पिरेशन कराता है, कैटाबॉलिज्म ऑफ लॉन्ग फैटी एसिड चेन कराता है, और क्या कराता है? फॉस्फोलिपिड्स की सिंथेसिस कराता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये बात याद रखनी है। क्लियर इतनी बात? तो इसको नोट डाउन करेंगे आप, वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज़। ये क्वेश्चन
इस तरीके से नोट डाउन करना होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शेल। शेल सही आंसर क्या होगा इसका? आंसर भी लिखा हुआ है सामने, राइट आंसर इज ओवर हियर। कितने लोग आंसर दे सकते हैं? हाथ खड़ा करें। कितने लोग इसका आंसर दे सकते हैं? हाथ खड़ा करें। तुमको नहीं पता है? सोनू, हाँ, नहीं पता इसका आंसर? क्या इसमें आंसर नहीं पता है भाई? सामने तो लिखा हुआ है। मैंने इसमें यहाँ पे ऑप्शन बनाया, मैंने ये बताया कि अगर पेरोक्सिसोम पे मैं क्वेश्चन बनाऊँ तो ऐसे बना सकती हूँ, पेरोक्सिसोम इन्वॉल्व इन एनाबॉलिज्म में तो नहीं होता, ठीक है, कैटाबॉलिज्म में होता है, तोड़ रहा है फैटी एसिड चेन को। अब ये तो यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड सेम सेम लिखा है ना, तो आंसर तो सही यही होगा। फोटोसिंथेसिस तो करा नहीं रहा है, ये भी खत्म, और फॉस्फोराइलेशन भी नहीं करा रहा है, तो ये भी खत्म। ये करा रहा है, ये करा रहा है, ये करा रहा है, जिसमें से सिर्फ ये वाला सेकेंड वाला प्रेजेंट है। अब क्लियर है? ये देखिए पेरोक्सिसोम यहाँ पे ऐसे पाया जा रहा है, दिख रहा है? एक बार आपको प्लांट सेल का वो करा दे रहे हैं, व्यू पॉइंट दोबारा दिखा दे रहे हैं। क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, ये देखिए न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियर, ये यहाँ पे हमारा क्या है, न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो बीच में पाया जा रहा है, और न्यूक्लियर इन्वेलप जो चारों ओर पाई जा रही है हमारी, ये हमारा क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये गोल्जी एपरेटस हो गया, प्लाज्मोडेस्मेटा हो गए, ये वेसाइकल्स हो गई जो गोल्जी बॉडी के पास पाई जाती हैं, पेरोक्सिसोम्स हो गया, वैक्यूल जो 90% पार्ट घेरती है। भाई प्लांट सेल यूकैरियोट्स में आते हैं, कोई कंफ्यूजन? माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इज लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म। क्लियर? व्हाट आर टुगेदर कॉल्ड एज माइक्रो बॉडीज? किसको कहते हैं? कॉम्बिनेशन बना दिया। व्हाट आर टुगेदर कॉल्ड एज माइक्रो बॉडीज? पेरोक्सिसोम ग्लाइओक्सिसोम्स, पेरोक्सिसोम गोल्जी बॉडी, पेरोक्सिसोम लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद होना चाहिए, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोसोम्स क्या बना रहे हैं, ग्लाइओक्सिसोम्स हमारे क्या बना रहे हैं, माइक्रो बॉडीज एक साथ। क्लियर है ये बात? तो इसको नोट डाउन एज इट इज करिएगा। पेरोक्सिसोम का फंक्शन क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्लूड द प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स, इसको प्रोटेक्शन ऑफ सेल्स फ्रॉम टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्सीसाइड। ठीक है, क्लियर? ग्लाइओक्सिसोम्स आर जनरली फाउंड इन फैट रिच जर्मिनेटिंग सीड्स में, ये पाए जाते हैं, ये हमारे फैट रिच जर्मिनेटिंग सीड्स, castor like. These contain enzyme of glyoxylate cycle which convert stored lipids to carbohydrate. तो यहाँ पे आप ग्लाइओक्सिसोम्स के बारे में ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे आपने लिखा ग्लाइओक्सिसोम्स, ग्लाइओक्सिसोम्स, जिसके बारे में आप ये लिखेंगे फाउंड इन, देख के तो बोल दो भाई, फैट रिच जर्मिनेटिंग। इसी तरीके से नोट्स बनेंगे आपके, ठीक है, जो थोड़ी बहुत चीज़ें आप करोगे अपने से। जर्मिनेटिंग सीड्स कंटेन एंजाइम्स ऑफ ग्लाइओक्सिलेट साइकिल। क्या करेगा वो? कन्वर्ट करेगा किसको? लिपिड को। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या करेगा? लिपिड को कन्वर्ट करेगा किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। बस इस तरीके से नोट डाउन करेंगे, ठीक है। पेरोक्सिसोम मैंने क्या बताया कि पेरोक्सिसोम का क्या क्या फंक्शन है। पेरोक्सिसोम के बारे में आप कैसे लिखोगे?
peroxisome प्लस ग्लाइऑक्सीसोम। अब तो नोट डाउन कर लो, ये वाला नोट डाउन करना है तो कर लो, नहीं तो रहने तो बाद में ही नोट करना, समझ ही लो यहाँ पे। अभी पूछूंगी भी, अब तो याद हो जाना चाहिए क्योंकि इसको तो तुम लोगों ने देखा ही बार है। माइक्रो बॉडीज कहते हैं इसको, ठीक है। कैसे होते हैं शेप में ये? स्फेरिकल शेप, ऐसे लिखोगे। शेप कैसा होता है इसका? स्फेरिकल। मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ये, इसके बारे में ऐसे लिखेंगे, मेम्ब्रेन बाउंड। मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, फाउंड इन प्लांट सेल। प्रेजेंट, ये जो प्लस बन रहा है ना और एंटी सामने देखो, ये मैं हमेशा लिखूंगी तो इसका मतलब है प्रेजेंट, ठीक। प्रेजेंट, तुम लोग प्रेजेंट लिखना, तुम लोग नहीं ये लिखना कि प्लस एंटी। प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है। ये उसके फंक्शंस हो गए। नेक्स्ट क्या करा रहा था ये? प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट सेल फ्रॉम विच सबस्ट्रेट? हाइड्रोजन परऑक्साइड। वेरी गुड, देखो कितना फ़ायदा हुआ। अब इसको जब तुम लोग जाके नोट डाउन करोगे तो सोचो एकदम याद हो जाएगा। फ़ायदा है कि नहीं? यहाँ पे देख के समझो और घर पे जाके नोट डाउन करो। क्लियर? यहीं का यहीं याद हो गया। तो इसके साथ आपका सेल यहाँ पे आज फिनिश होता है। कल आपका बायोमोलिक्यूल्स स्टार्ट करेंगे हम। और अब अभी आप लोग बैठ जाएं, अपनी अपनी जगह ग्रेड कर लीजिए, ठीक है। क्लास मैं ख़त्म करती हूँ, लेकिन अभी मुझे आप लोग से बात करनी है, तो आप लोग बैठिए थोड़ा। ठीक है, तो फिर थैंक यू। आज क्लास यहाँ पे ख़त्म करते हैं।